बीए पार्ट 3 में पढ़ने वाले सभी छात्रों को एक बार पुनः वेलकम है। आज हम लोग इतिहास ऑनर्स वाले विद्यार्थियों पे विचार करेंगे, जिसमें इतिहास ऑनर्स में पार्ट 3 से इसके पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में। तो पेशवा बाजीराव प्रथम का जो इसके पहले का सीरीज है, जिनका समय काल आप देख रहे हैं, उसमें पढ़े हुए हैं पीछे के सीरीज में कि समय काल जो है वह 1720 से लेकर 1740 तक रहा था। लेकिन यहाँ आज हम लोग देखेंगे पेशवा बाजीराव यानी बालाजी बाजीराव द्वितीय की बात देखेंगे, जिसमें 1740 से लेकर 1761 तक पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय का समय काल रहा है। जिस समय में इन्होंने अपने शासन व्यवस्था को किस प्रकार से सुदृढ़ किया, शासन व्यवस्था कैसे संचालित किया, इन सारी बातों पे हम यहाँ एक एक करके विचार करेंगे। जो सभी हमारा यहाँ पे मुख्य बिंदु दर्शाया गया है, जिस बिंदु पे हम देखेंगे सबसे पहले इनके आर्थिक संतुलन के बारे में कि इन्होंने आर्थिक संतुलन कैसे कायम किया। फिर हम बात करेंगे तुलाजी के साथ इनका क्या संबंध रहा, मालवा के साथ इनका क्या संबंध रहा, कर्नाटक के साथ क्या संबंध रहा। फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बारे में देखेंगे कि इस राज्यों के साथ इनका क्या संबंध रहा। फिर यहाँ रघुजी भोसले के बारे में हम देखेंगे कि रघुजी भोसले और पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय का संबंध किस प्रकार का रहा, निजाम के साथ कैसे रहा, राजपूतों के साथ कैसा संबंध रहा। फिर यहाँ साहू के उत्तराधिकार के प्रश्न की बात करेंगे कि साहू के उत्तराधिकार का जो प्रश्न था, इसको इन्होंने कैसे समझाया, कैसे निपटाया। फिर यहाँ दिल्ली और पंजाब की राजनीति में मराठों का किस प्रकार से हस्तक्षेप हुआ। पुनः यहाँ हम विचार करेंगे कि पानीपत की पराजय के बाद मराठों की स्थिति किस प्रकार की हुई, या मराठे जो थे किस दशा में पहुंच गए, या बाजीराव द्वितीय का हम यहाँ मूल्यांकन अंत तक करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ अंत में देखेंगे कि पेशवा माधवराव नारायण के बारे में, और इसके बाद पेशवा नारायण राव जो 1772 से लेकर 1773 तक मात्र दो वर्षों तक अपने कार्यकाल को किए। तो इन सारी बातों पे हम एक एक करके विचार करेंगे, जिसमें पेशवा बाजीराव जो यहाँ बालाजी बाजीराव द्वितीय का समय काल जो पहले ही हमने जिक्र किया कि 1740 से लेकर 1761 तक के काल को माना जाता है। इन बातों पे हम देखेंगे कि ऐसे बाजीराव का पुत्र जो था, यानी बाजीराव का पुत्र बालाजी बाजीराव 18 वर्ष की उम्र में पेशवा के पद पर 1740 ईस्वी में नियुक्त कर दिया गया। और बालाजी विश्वनाथ जो थे उन्हें नाना के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि बाजीराव द्वितीय की बात अगर हम देखते हैं कि बाजीराव द्वितीय एक प्रतिभावान, व्यवहार कुशल और पक्के धुन का व्यक्ति था। वह अपने पिता की तरह ही एक तरह से योग्य सेनापति नहीं था। जैसे उनके पिता एक योग्य सेनापति थे, तो पिता की तरह यह योग्य सेनापति नहीं था। फिर भी हम देखेंगे कि बालाजी बाजीराव द्वितीय का जो विरोध करने वालों में रघुजी भोसले का नाम मुख्य रूप से आता है कि रघुजी भोसले इनका एक तरह से काफी बड़े विरोधी के रूप में थे, और जो विरोध कर रहे थे, जो शाहू के एक तरह से निकटवर्ती संबंध के वह व्यक्ति भी माने जाते हैं। रघुजी अपने पुत्रों को छत्रपति बनाना चाहते थे। रघुजी एक महान बाबूजी, नायक को पेशवा बनाने के पक्षधर में भी थे, परंतु साहू उनकी इच्छा पर पानी फेर देने के लिए हर संभव तैयार था, और उसने फेर भी दिया और बालाजी बाजीराव द्वितीय को पेशवा नियुक्त कर दे। शाहू नए पेशवा की एक अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य की स्थापना का दायित्व पूरा करने का भार यहाँ पे सौंप दिया। पुनः यहाँ बालाजी बाजीराव को प्रारंभ में माना जाता है कि प्रारंभ में आंतरिक जो स्थितियां थी, आंतरिक एवं बाह्य समस्याओं का सबसे पहले सामना करना पड़ा, क्योंकि आप ऐसे इतिहास में बार बार देखते हैं कि जो भी राजा सिंहासनारूढ़ होते हैं, सिंहासनारूढ़ होने के साथ उन्हें बाहरी स्थितियों का तो सामना करना ही पड़ता है, और साथ साथ उन्हें आंतरिक स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि न जाने वहां राज्य के कुछ और लोग कुछ और चाहते हैं और वहां राजा कोई और बन जाता है। तो वैसे आंतरिक स्थितियों का भी सामना करना उनका एक तरह से दायित्व बन जाता है, और वहां एक तरह वह वैसे सामना करके ही एक सफल राजा के रूप में उस सिंहासन पे आसनरूढ़ हो सकते हैं। बालाजी के जो प्रमुख विरोधी थे रघुजी भोसले थे। ऐसे अभी इसके पहले जिक्र किया गया, इनके मुख्य विरोधियों में रघुजी भोसले का नाम आता है। कोकड़ के तुलाजी, आंग्रिया, गायकवाड़, सिंधिया और होलकर सभी बालाजी बाजीराव से संतुष्ट बिल्कुल नहीं थे। ऐसे इनके विरोधियों की यह एक लिस्ट है। निजाम और उसके उत्तराधिकार अपने वादों को पूरा करने के लिए इस तरह से अक्सर वह चाहते थे कि अपने वादे को कैसे पूरा करें। कर्नाटक के प्रश्न पर निजाम पेशवा से झगड़ा करने को बिल्कुल तैयार था, और साहू को अपना पुत्र नहीं था। जैसे साहू जी जो थे उनका अपना पुत्र नहीं था, तो यहाँ उत्तराधिकार का प्रश्न भी एक तरह से जटिल था। स्वयं बाजीराव प्रथम
परिवार पर कर्ज का बोझ छोड़ गए थे। और जब बाजीराव प्रथम परिवार पर कर्ज का इतना बोझ छोड़ गए थे कि राजपूतों से मराठों को नया संबंध कायम करना था और समस्या का समाधान करने में बालाजी बाजीराव साहस के साथ कदम बढ़ाने का काम किए। अब यहाँ बालाजी बाजीराव द्वितीय जो हैं, इन्होंने आर्थिक संतुलन को कैसे संतुलित किया, तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि सर्वप्रथम इस तरह से कि बालाजी बाजीराव ने पारिवारिक जो कर्ज था, ऐसे कर्ज के बोझ से अपने आप को पहले मुक्त करने के काम किए। कर्नाटक से धन वसूल करना शुरू किए और पुर्तगालियों के हाथ में भूमि थी, वैसे भूमि को प्राप्त कर वहां से प्राप्त आय के सहारे बालाजी बाजीराव ने कर्ज के बोझ को उतारकर आर्थिक संतुलन को पूरा करने का भरपूर चेष्टा किया। फिर यहां देखेंगे कि तुलाजी के साथ इनका किस तरह से संबंध रहा। तो तुलाजी अंग्रिया बाजीराव द्वितीय के विरोधी थे और 1739 में संभाजी की मृत्यु जब हो गई तो उस मृत्यु के बाद तुलाजी और मानाजी जो थे, तुलाजी और मानाजी के बीच में झगड़ा हुआ। और ऐसे झगड़ा में जो पेशवा बाजीराव का जो यहाँ बाजीराव द्वितीय का पक्ष लिया और तुलाजी अंग्रिया को पराजित कर मानाजी को सत्ता स्थापित कर दी। और इसका परिणाम यहाँ देखने के लिए मिला कि मानाजी सहायता के बदले सदैव पेशवा के प्रति वफादार रहने का काम किए। फिर यहाँ मालवा के साथ जो अगले प्रश्न की बात है कि मालवा के साथ इनका किस प्रकार का संबंध रहा, तो दुराहा सराय की संधि की बात आप देखेंगे कि दुराहा सराय की जो संधि हुआ था, इस संधि के बाद भी मुगल सम्राट मालवा पर मराठों के अधिकार को मान्यता नहीं थी और बाजीराव द्वितीय अपने चाचा, जिनके चाचा का नाम था चिमनाजी अप्पा की मृत्यु के बाद मालवा पर आक्रमण कर दिए। और जब मालवा पर आक्रमण कर दिए तो जयपुर के जो शासक राजा जयसिंह की मध्यस्थता के फलस्वरूप मुगल सम्राट और पेशवा के बीच 1741 ईस्वी में एक संधि हुई और उसके अनुसार जो मालवा जो था वह पेशवा को दे दिया गया। बदले में पेशवा ने मुगल सम्राट को 550 अस्थायी सेना और अवसर के लिए विशेष, अगर कोई ओकेजन होगा, विशेष अवसर होगा, वैसे अवसर के लिए 4000 अतिरिक्त सैनिक देने की सहायता देने का वचन भी दे दिया। इस प्रकार दिल्ली की राजनीति में पेशवा का प्रत्यक्ष संबंध यहाँ स्थापित होते हुए नजर आया। फिर यहाँ पेशवाओं का कर्नाटक के साथ किस प्रकार का संबंध रहा, यानी पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय का कर्नाटक के साथ कैसा संबंध रहा, तो रघुजी भोसले की बात यहाँ पे बार बार आ रहा है कि रघुजी भोसले जो थे 1741 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर नवाब दोस्त अली को मार डाला। दोस्त अली के दामाद जो थे चांद साहब दोस्त अली जी के दामाद थे, उन्हें बंदी बनाकर सतारा में भेज दिया गया। और जब सतारा चले गए तो कर्नाटक पर निजाम की आंखें लगी हुई थी। अतः 1743 ईस्वी में कर्नाटक पर अधिकार कर लिया और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बाबूजी नायक और सदाशिव भाऊ की कर्नाटक विजय का एक दायित्व सौंप दिया, जिससे 1746 ईस्वी में आप देखेंगे कि 1746 में कर्नाटक पर मराठों का पूर्णतः अधिकार स्थापित हो गया। फिर यहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बातें हम करेंगे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के साथ इनका किस प्रकार का संबंध रहा। तो रघुजी भोसले अर्थात बाजीराव द्वितीय के विरोधी थे। रघुजी भोसले एक तरह से महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी थे और इतने महत्वाकांक्षी थे कि बाजीराव द्वितीय उनकी महत्वाकांक्षा जो था, ऐसे महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर आक्रमण करने की स्वतंत्रता दे दी। और जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर आक्रमण करने की स्वतंत्रता मिल गई तो रघुजी भोसले अपने प्रतिनिधि के रूप में, यानी भास्कर जो थे, भास्कर पंत को बंगाल पर आक्रमण करने के लिए भेज भी दिए। और जैसे वो बंगाल पर आक्रमण करने के लिए भेजे तो बंगाल का नवाब उस समय अलीवर्दी खां हुआ करते थे। तो अलीवर्दी खां के संदर्भ में आप देखेंगे कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां भास्कर पंत को मार दिए, जान से ही मार दिए। और इस हत्या के विरोध में रघुजी भोसले की बात आप देखेंगे कि रघुजी भोसले जो थे, इन्होंने उड़ीसा पर चढ़ाई कर दी और अलीवर्दी खां जो थे या मराठों के आक्रमण से तंग आकर 1751 ईस्वी की बात देखेंगे कि उड़ीसा का सूबा और 12 लाख रुपये प्रति वर्ष के रूप में, यानी चौथ के रूप में मराठों को देने के लिए यहाँ स्वीकार करना पड़ गया। फिर अगले हम बिंदु पे देखेंगे कि रघुजी भोसले की बातें कि रघुजी भोसले के साथ इनका किस प्रकार का संबंध रहा। तो रघुजी भोसले के साथ संबंध की स्थिति में देखेंगे कि रघुजी भोसले जो थे बंगाल और कर्नाटक पर आक्रमण कर अपनी शक्ति को, जो उनकी शक्ति थी वैसे शक्ति को बढ़ा ली थी और कर्नाटक विजय के साथ ही इस तरह से
जब कर्नाटक विजय हुआ तो कर्नाटक विजय के सिलसिले के साथ यह देखने के लिए अक्सर मिलता है कि बरार पर रघुजी भोसले का अपना अधिकार हो चुका था और उसने मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण भी कर दिया। तो मालवा और बुंदेलखंड पर जब आक्रमण कर दिए तो पेशवा बाजीराव द्वितीय कई बार रघुजी भोसले को युद्ध में पराजित कर चुके थे और इस युद्ध में पराजित होने के बाद दक्षिण से निराश होकर रघुजी ने क्या किया कि उन्होंने बंगाल पर आक्रमण कर दी और दो विरोधी सरदारों के बीच शाहू की जो मध्यस्थता थी, ऐसी मध्यस्थता एक समझौता के रूप में हुआ और पेशवा के बीच में और यहाँ रघुजी भोसले के अधिकार क्षेत्र को बांट दिया गया और ऐसे अधिकार का विभाजन मराठों की शक्ति को कमजोर बना दिया। और यहाँ हमें देखेंगे कि उनमें स्वतंत्र होने की एक तरह से प्रवृत्ति बढ़ गई थी, यानी पेशवाओं को स्वतंत्र होने की अपनी बिल्कुल प्रवृत्ति बढ़ चुकी थी, क्योंकि यहाँ शक्ति जब कमजोर हो गया था तो पेशवा अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। फिर आप यहाँ संबंध देखेंगे निजाम के साथ, तो निजाम के साथ कैसा संबंध रहा, तो निजाम के साथ संबंध की स्थिति में आप देखेंगे कि हैदराबाद के जो निजाम थे, तो हैदराबाद के निजाम मुगल सम्राट जो उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को प्रभावित करके, बिल्कुल मोहम्मद शाह को प्रभावित करने के बाद मालवा मराठों के हाथ से, यानी मराठों से वे हड़प लेना चाहते थे, लेकिन निजाम के पुत्र जो थे जिनका नाम था नासिर जंग, और उन्हें नासिर जंग से बगावत करनी पड़ गई। मराठों को, यानी निजाम जो थे, निजाम को मराठों से सहायता लेनी पड़ी। निजाम मराठा के बीच में सहायता की एक संधि हुआ और इस संधि के अनुसार बदले में निजाम जो थे मराठों को मालवा के अतिरिक्त 50 लाख रुपये देने का आश्वासन भी दे दिया और 50 लाख रुपये जब मिलने का आश्वासन मिला, इसके अतिरिक्त 15 लाख रुपये भी निजाम को यहाँ देनी पड़ी। विद्रोह शांत होने के बाद, जैसे ही विद्रोह शांत हुआ तो निजाम 1743 में कर्नाटक पर अधिकार कर लिया और जब 1743 में कर्नाटक पर निजाम का अधिकार हुआ तो 1748 में निजाम की जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, आप नाम सुनेंगे ऐसे, उसके बाद सलाबत जंग, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलाबत जंग के बीच गद्दी के लिए अपना आपसी संघर्ष शुरू हो गया। अर्थात आपसी जो युद्ध था, ऐसे युद्ध के रूप में संघर्ष हुआ और ऐसे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई तो गृह युद्ध के बाद जो सलाबत जंग थे, निजाम बना, वहां सलाबत जंग वहां पे इस युद्ध की स्थिति में सफल हुए और वहां के निजाम बन गए। और इस तरह से वह जब निजाम बने तो निजाम बनने के बाद यहाँ कई बार ऐसे देखने के लिए मिला है कि 2 लाख, जैसे यहाँ देखेंगे कि 2 लाख रुपये लागत की जो भूमि थी, ऐसे लागत की भूमि के लिए मराठों को देने की प्रतिज्ञा कर ली। और 1757 से लेकर 1760 ईस्वी के बीच में कई बार मराठों ने निजाम के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और जब निजाम ने मराठों के क्षेत्र पर आक्रमण किया तो इस आक्रमण के फलस्वरूप आप यहाँ आसिरगढ़, उसके बाद बुरहानपुर, दौलताबाद, ऐसे जगहों के आसपास के क्षेत्र जो थे यह मराठों के अधिकार में स्वतः आ गया, अर्थात मराठों के अधिकार में हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पेशवा बाजीराव द्वितीय का राजपूतों के साथ किस प्रकार का संबंध रहा। तो आप यहाँ पाएंगे कि जयपुर के शासक जयसिंह थे। जब जयसिंह की मृत्यु हो गई, अर्थात जयसिंह की मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई, तो 1743 में जयसिंह की मृत्यु हो जाने के उपरांत गद्दी के लिए ईश्वर सिंह और माधव सिंह के बीच में युद्ध छिड़ गया। ईश्वर सिंह और माधव सिंह जब आपसी युद्ध करने लगे तो ईश्वर सिंह का पक्ष यहाँ रानूजी सिंधिया कर रहे थे और मल्हार और होलकर ने भी, 2 आदमी मल्हार राव होलकर और इसके साथ जो रानूजी सिंधिया थे, ये दोनों जो थे ये माधव सिंह के साथ, ईश्वर सिंह के साथ दे रहे थे। और ईश्वर सिंह के साथ में 2 व्यक्ति जब मिले तो माधव सिंह को उदयपुर के शासक जगत सिंह का समर्थन मिल गया और माधव सिंह को जब जगत सिंह का समर्थन मिला तो 1745 में ईश्वर सिंह माधव सिंह को पराजित कर दिया। और रानूजी सिंधिया के मरने के बाद उनका जो पुत्र था रानूजी सिंधिया का, जयप्पा सिंधिया, माधव सिंह के पक्ष में वो स्वतः चला गया, क्योंकि आप यह बात जानते हैं कि इतिहास शुरू से यही रहा है कि जो भी सफल होते हैं उन्हीं के पीछे ज्यादातर जो उनके अनुयायी के रूप में बनने का प्रयास करते हैं ताकि उनको अपने राज्य से कुछ ज्यादा खामियाजा भुगतना न पड़े। तो इस तरह से माधव सिंह के पक्ष में चले गए। इससे जो मल्हार राव होलकर की बात आप देखेंगे और जयप्पा
के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया। गंभीर परिस्थितियां यहाँ पे ऐसे आ गई कि पेशवा स्वयं राजपूताना जाकर ईश्वर सिंह मल्हारराव होलकर और जयप्पा सिंधिया के बीच में एक समझौता कर, अर्थात ये समझौता हुआ 9 जुलाई 1748 ईस्वी में पुनः लौट गए। इसके बाद आपको मिलेगा कि पेशवा ईश्वर सिंह को अपने राज्य का 4 जिला, यानी उनके राज्य का जो 4 जिला था, या 4 जिला में आप माधव सिंह को देने के लिए यहाँ वचन दिया गया। परंतु पेशवा के पुनः लौट जाने पर दोनों फिर से यहाँ आपस में उलझ गए, और दोनों को उलझने के बाद जो मल्हारराव होलकर माधव सिंह के पक्ष में समर्थन कर दिए। इससे असंतुष्ट होकर ईश्वर सिंह ने क्या किया कि 1750 ईस्वी में विष खाकर स्वयं आत्महत्या कर लिया। और जब वो विष खाकर आत्महत्या कर लिए तो ईश्वर सिंह की 3 पत्नियां थी, उनकी 3 पत्नियां और अन्य ऐसे औरतें भी उनके मरने के बाद वो भी सती हो गई। इस घटना से क्षुब्ध होकर माधव सिंह हजारों मराठों को कत्ल कर दिया। और जब हजारों मराठों का कत्ल हुआ तो मराठों और राजपूतों के बीच में एक तरह से आप कह सकते हैं कि गहरी शत्रुता की खाई यहां उत्पन्न हो गई। मारवाड़ के शासक जो थे बख्श सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र विजय सिंह ने अजमेर में राम सिंह को घेर लिया। जैसे ही राम सिंह को घेरा, राम सिंह जो थे उनको अयप्पा सिंधिया ने सहायता दी, और इसका परिणाम यह देखने के लिए मिला कि 1755 ईस्वी में विजय सिंह जयप्पा सिंधिया की हत्या करवा दी, और इस हत्या के बाद पिता की हत्या का बदला दत्ता सिंधिया ने ले लिया। विजय सिंह दत्ता सिंधिया को 50 लाख रुपये और अजमेर का जो जगह है, अजमेर एवं जालौन का क्षेत्र दे दिया। इसके बाद विजय सिंह को अपने राज्य का जो आधा हिस्सा था, आधा भाग राम सिंह को देना पड़ गया। इन घटनाओं के कारण मराठों का जो संबंध था, या मराठों का संबंध राजपूतों से और बिगड़ गया, और वे पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए मराठों को साथ बिल्कुल नहीं दिए। तो इस तरह से आपने देखा कि राजपूतों के साथ यहाँ पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय का कैसा संबंध रहा। फिर आप देखेंगे यहाँ राजपूतों के बाद यहाँ शाहू के उत्तराधिकार के प्रश्न की बात हम करेंगे। इसके पहले हम जाट की बात करते हैं, जैसे जाट के साथ इनका क्या संबंध रहा, जहां यहाँ नोट नहीं किया गया, लेकिन जाटों के संबंध को भी हम समझ लेते हैं कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वितीय का जाटों के साथ क्या संबंध रहा। तो यहाँ मराठों का जो संबंध था वह जाटों के साथ अच्छा नहीं था। जाटों और मराठों के बीच में संबंध बिल्कुल अच्छा नहीं था। जाट राजा, जिसमें सूरजमल मुगल के विरोधी थे, और सूरजमल जो थे मुगल के विरोधी होने के साथ भरतपुर में जाटों की जो शक्ति थी वो बढ़ रही थी, और भरतपुर के जाटों की शक्ति बढ़ने से मराठों ने मुगलों की तरफ से जो जाट राजा थे, जाट राजा सूरजभान यानी सूरजमल के साथ युद्ध कर दी, और इस युद्ध के बाद कुम्भेर के दुर्ग पर मराठों ने घेरा डाल दिया, जिसका सूरजमल के संधि प्रस्ताव को मराठों ने स्वीकार कर नहीं किया। जब मराठों ने यहाँ सूरजमल के संधि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो जाट बहादुर जाति के थे, और सूरजमल के विरुद्ध मराठों को सफलता भले नहीं मिली। जाटों को असंतुष्ट कर मराठों ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी, जिसका खमियाजा भविष्य में भुगतने का यह स्थिति उत्पन्न हो सकता था। फिर यहाँ साहू के उत्तराधिकार के प्रश्न की बात करेंगे कि साहू के उत्तराधिकार के क्या प्रश्न है। तो जिसमें मराठा राजा साहू को अपना कोई पुत्र नहीं था। छत्रपति पद था, उस पद के लिए अनेक दावेदार थे, और इस अनेक दावेदार में ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी के तथाकथित पुत्र को, अर्थात कहने के लिए जो पुत्र थे तथाकथित पुत्र को छत्रपति का पद देने के लिए साहू पर जोर डाल रही थी। और इधर कोल्हापुर के संभाजी भी जो थे वह मराठों को राजा बनाना चाहते थे। साहू जब मर गए तो साहू के मरने के पहले शिवाजी के जो तत्कालीन या तथाकथित पुत्र थे राजा राम को छत्रपति का पद देना स्वीकार कर लिया, और साहू की मृत्यु 25 दिसंबर 1749 ईस्वी को हो गई। ताराबाई राजा राम पर कठोर नियंत्रण रखती थी। राजा राम अब स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे थे। ताराबाई ने सारा भेद यहाँ खोल देने का काम किया, और जब ताराबाई ने सारा भेद खोल दिया तो ऐसी स्थिति में पेशवा बाजीराव जो थे यहाँ यह देखने के लिए मिलता है कि बाजीराव ने राजा राम को पुणे में बुला लिया और संगोला की एक संधि कर लिए।
अर्थात बाजीराव के साथ यहाँ पेशवाओं का एक संधि हुआ जो संगोला की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अनुसार छत्रपति का सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिया। जो छत्रपति का अधिकार होना चाहिए वह सारे अधिकार को अपने हाथों में ले लिया। और इसके साथ देखेंगे कि ताराबाई ने पेशवा के विरुद्ध यहाँ एक तरह से संघर्ष करने के लिए दामाजी गायकवाड़ को अपने पक्ष में मिला लिया। पेशवा जब निजाम के साथ युद्ध में व्यस्त था तो दामाजी गायकवाड़ ने क्या किया कि दामाजी गायकवाड़ पूना पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण भले ही विफल रहा, लेकिन गायकवाड़ गुजरात और गया तथा आप राजाराम की बात देखेंगे कि राजाराम को बंदी बनाकर पेशवा सर्वशक्तिमान यहाँ पे बनने का काम किए। फिर यहाँ हम देखेंगे कि दिल्ली और पंजाब की राजनीति में मराठों का किस प्रकार का हस्तक्षेप रहा। तो यहाँ मुगल दरबार दो गुटों में बट गया था। एक गुट था देशियों का, दूसरा गुट था विदेशियों का। तो देशी और विदेशी, देशी मुसलमानों का नेतृत्व करने वाले जो थे वह सफदरजंग कर रहे थे। रूहेला और यहाँ बंगस पठानों का दल विदेशी थे जो अफगानिस्तान के शासक थे अहमद शाह अब्दाली के साथ सांठगांठ कायम कर लिया था। और ऐसे सांठगांठ कायम कर लेने के बाद दिल्ली की जो राजनीति थी, ऐसे राजनीति घटना को सूचना देते रहते थे। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की हत्या 1747 ईस्वी में स्वयं अफगान शासक यानी अफगानिस्तान का शासक था वो बन गया था। और इस तरह वह पंजाब, मुल्तान और भी आप यहाँ पे देखेंगे कि कश्मीर को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। भारत की जो इस तरह की आकांक्षा की बात आता है कि उनके मन में यह भावनाएं पल रही थी। और ऐसी भावनाएं जब पल रही थी तो भारतीय मुसलमान मराठों के या मराठों से जो समर्थन था, ऐसे समर्थन की आशा रखते थे। और ऐसे समर्थन की आशा में जैसे स्वाभाविक रूप से अगर हम कहें यहाँ तो यहाँ रुहेल की बात कहेंगे। रुहेल के बाद हम देखेंगे यहाँ जो बंगस की बात है, बंगस पठान और यहाँ अब्दाली मराठों के बिल्कुल विरोधी थे। अहमद शाह अब्दाली जो 1751 से लेकर 1752 ईस्वी के बीच में पंजाब पर चढ़ाई कर दी और मुल्तान और लाहौर पर अब्दाली का एक तरह से अपना अधिकार हो गया। और सफदरजंग जो 1752 की बात करेंगे कि 1752 ईस्वी में मराठों के एक साथ यानी मराठों के साथ ही एक समझौता हुआ और जिसमें आंतरिक एवं बाह्य शत्रुओं के विरुद्ध सहायता देने की बात मराठों के द्वारा या मराठों ने स्वीकार कर लिया। सहायता के एवज में मराठों को 50 लाख रुपये और पंजाब, सिंध और दोआब का जो क्षेत्र था वहां से चौथ वसूलने की सुविधा भी दे दी गई। फिर आप यहाँ देखेंगे कि ऐसे सुविधा मिलने के बाद मुगल सम्राट इस समझौते को स्वीकार बिल्कुल नहीं किया। और जब मुगल सम्राट ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं किया तो मुगल सम्राट अब्दाली को सुल्तान और लाहौर पहले ही ऐसे सौंप चुके थे। अहमद शाह अब्दाली यहाँ थे तो अहमद शाह अब्दाली सुल्तान और लाहौर का जो प्रबंध थे ऐसे प्रबंध के रूप में मुइनुद्दीन मुल्क को सौंपकर अफगानिस्तान वापस लौट गया, जिसमें 1753 ईस्वी में जो मुइनुद्दीन मुल्क की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद यहाँ उसकी पत्नी मुल्तानी बेगम शासन प्रबंधन चलाने में बिल्कुल असफल रही। इस समय दिल्ली की राजनीति जो था, राजनीति में एक तरह से परिवर्तन हो गया और मोहम्मद शाह को गद्दी से हटाकर आलमगीर द्वितीय को पुनः गद्दी पे बैठा दिया गया। यहाँ सत्ता परिवर्तन से दिल्ली और दोआ पर मराठों का प्रभाव बढ़ गया और जैसे दिल्ली और दोआ पर मराठों का प्रभाव बढ़ा, विदेशी मुसलमान मराठों के प्रभाव को नष्ट करवा देना चाहते थे। और रुहेल, सरदार नाजिबुद्दौला और मुगलानी बेगम के नियंत्रण में अब्दाली ने 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी में दिल्ली में, मथुरा में और आगरा में लूटपाट मचा दिया। और इस लूटपाट के साथ आप देखेंगे पेशवा रघुनाथ राव और होलकर को सहायता देने के लिए दिल्ली भेजा, जिसमें मराठों के पहुंचने के पहले ही अब्दाली दिल्ली छोड़ चुका था। इसमें रघुनाथ राव नजीबुद्दौला के स्थान पर अहमद शाह जो थे, अहमद शाह और उसके साथ बंगस को मीर बख्शी के पद जो था उस पद पे नियुक्त कर दिया गया। रघुनाथ राव पंजाब के सूबेदार तैमूर खां को हराकर अदीना बेग को पंजाब का सूबेदार बहाल कर दिया, जिसमें रघुनाथ राव 1758 में पुनः वापस लौट गए। रघुनाथ राव के लौट जाने के बाद पेशवा दत्ताजी सिंधिया को उत्तर भारत भेज दिया, जिसमें दत्ताजी सिंधिया शाहजी सिंधिया को पंजाब का सूबेदार बनाया और निजामुद्दौला से बातचीत प्रारंभ कर दिया, जिसमें निजामुद्दौला पहले ही अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे चुके थे। और इस निमंत्रण के बाद यानी यहाँ कह सकते हैं जिसका परिणाम संधि के बदले नजीबुद्दौला युद्ध प्रारंभ कर दिया और सुकरताल के युद्ध में नजीबुद्दौला युद्ध में पराजित हो गया। इस समय अब्दाली पंजाब पर आक्रमण किया,
जिसमें सावाजी सिंधिया को पंजाब छोड़ देना पड़ा। और इसमें आपको यह भी प्राप्त होगा कि मुगल वजीर इमामुल मुल्क जो थे, वहाँ मुगल वजीर इमामुल मुल्क आलमगीर द्वितीय की हत्या कर जाट राजा सूरजमल के शरण में वे चले गए। अब्दाली दिल्ली की ओर बढ़ा और सुकरताल का जो घेरा था, ऐसे सुकरताल का घेरा दत्ताजी सिंधिया को उठा लेनी पड़ी। और साथ में दिल्ली के पास लेनी नामक स्थान पर, ऐसे जो दिल्ली के करीब ही है लेनी, वैसे लेनी नामक स्थान में अब्दाली और मराठों के बीच जनवरी 1760 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, जिसमें दाताजी सिंधिया युद्ध में मारे गए। और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद अब्दाली को कोई कठिनाई यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो पाई। पुनः इसमें और भी है कि दत्ताजी की मृत्यु जब हो गई तो मृत्यु की सूचना पाकर पेशवा एक विशाल सेना के साथ सदाशिव भाऊ को उत्तर भारत की ओर कूच करा दिया। अगस्त 1760 ईस्वी में सदाशिव भाऊ दिल्ली पहुंच गए, जिसमें दिल्ली पहुंचने के बाद उनके आने के पहले अब्दाली दिल्ली छोड़ चुके थे। सदाशिव भाऊ जो थे 3 महीने तक दिल्ली में रहे। और इसके बाद 3 महीने तक दिल्ली में रहने के बाद अब्दाली और सदाशिव भाऊ के बीच कूटनीतिक युद्ध चल रहा था। और इसमें अब्दाली का समर्थन से नजीबुद्दौला कूटनीतिक में अधिक सफल रहा। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने जो अब्दाली थे, अब्दाली का पक्ष ले लिया। जाट राजा सूरजमल मराठों के पक्ष में नहीं था, और यहाँ मराठों के पक्ष में नहीं होने के कारण राजपूत भी मराठों से बिल्कुल असंतुष्ट थे। सदाशिव भाऊ यहाँ पे थे जो कोई संगठित एक शक्तिशाली मोर्चा बनाने में असफल रहे, जिसमें मुसलमानों को धर्म के नाम पर एकजुट करने में अब्दाली और नजीबुद्दौला बिल्कुल सफल रहे। और इस सफलता के साथ दिल्ली की राजनीति में से मराठों के प्रभाव को नष्ट करने के नाम पर भी विरोध का अधिक यहाँ पे सबल होते हुए दिखाई दिया। फिर आप देखेंगे कि इस तरह से पानीपत की लड़ाई के बाद यहाँ मराठों की स्थिति बिल्कुल उहापोह की स्थिति में आ गई। और इसके साथ सदाशिव भाऊ जो थे, सदाशिव भाऊ कुंजपुरा के दुर्ग पर अधिकार कर लिए। और जब अधिकार हो गया तो जहां अब्दाली अपने सैनिकों के लिए खास सामग्री एकत्र करने का या एकत्र कर रखा था, वहां कुंजपुरा की विजय की जो विजय हुआ, वैसे विजय से अब्दाली की मराठों के विरुद्ध युद्ध की जो घोषणा हो रही थी, ऐसे युद्ध की घोषणा कर रही थी या युद्ध की घोषणा ही कर दी। पानीपत के मैदान की बात देखेंगे कि दोनों पक्षों में की सेना जो थी नवंबर 1760 ईस्वी में एक दूसरे के आमने सामने आ गई। और युद्ध के रूप में 14 जनवरी 1761 ईस्वी को यहाँ शुरुआत का दौर माना जाता है। और इस तरह इतिहास में इसे पानीपत की तीसरी लड़ाई का नाम दिया गया। युद्ध 9 बजे से प्रारंभ हुआ और इसके बाद 4 बजे संध्या में यह युद्ध बिल्कुल समाप्त हो गया। मराठों की करारी हार हुई और अपार धन जन की क्षति भी उन्हें उठानी पड़ी, जिसमें पानीपत की लड़ाई में कहा जाता है पानीपत की तीसरी लड़ाई का विशेष विवरण आंग्ल मराठा संबंधों के रूप में हम देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पानीपत की पराजय के बाद मराठों की स्थिति की बात यहाँ की गई थी कि पानीपत की लड़ाई के बाद मराठों की क्या स्थिति रही। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई, इसमें भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ ले लिया और ऐसे मोड़ लिया कि एक तरह की यह विशेष घटना के रूप में मानी जाती है। इस युद्ध में न केवल मुगल साम्राज्य की शक्ति नष्ट हुई, बल्कि अखिल भारतीय महाराष्ट्र साम्राज्य की जो बात आती है, इसकी स्थापना की मंशा भी चकनाचूर हो चुका था, क्योंकि मराठों के प्रमुख जो सभी प्रमुख सरदार युद्ध हुआ था उस युद्ध में मारे जा चुके थे। लगभग 50,000 मराठा सैनिक की जान इस युद्ध में जा चुकी थी। अस्त्र शस्त्र की भी काफी ज्यादा यहाँ हानि हुई थी। पेशवा की प्रतिष्ठा यहाँ धूमिल हो चुकी थी। मराठा साम्राज्य के अंदर एक तरह से विद्रोह की आग भभक उठी थी। सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ सभी स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना यहाँ अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर चुके थे। युद्ध के बाद मराठा संघ जो था वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका था। इतिहासकार में जैसे सरदेसाई की बात आता है कि सरदेसाई इस पे लिखते हैं कि मराठों का पतन 1772 ईस्वी के बाद प्रारंभ हो चुका था या प्रारंभ हुआ, किंतु उसकी पृष्ठभूमि पानीपत के युद्ध में ही तैयार हो चुका था। अर्थात आप सीधे शब्दों में जान सकते हैं कि सरदेसाई महोदय जो बता रहे हैं कि मराठों का भले 1772 में माना जाए कि इनका अंत हो रहा था या अंत होना शुरू हुआ, लेकिन पानीपत के तृतीय लड़ाई में ही यह शुभारंभ हो चुका था। मराठों का महत्व जो था भारतीय राजनीति से बिल्कुल घट चुका था और इतना घट गया था कि उनकी अजय शक्ति समाप्त हो चुकी थी। ये मुगल साम्राज्य के संरक्षक भी नहीं रह पाए। इतना ही नहीं, दक्षिण में हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना कर अपनी शक्ति बढ़ा ली थी।
यहाँ भारतीय राजनीति की बात करेंगे कि भारतीय राजनीति की जो स्थिति थी, इसमें अंग्रेजों का प्रवेश बढ़ चुका था। वे भारतीय शक्तियों को एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाकर अपनी सत्ता और सुविधा का वे विस्तार करने में लग चुके थे। भारत एक विभाजित राष्ट्र था। विदेशी शक्तियां भारत के जो भी यहाँ विदेशी शक्ति था, वह भारत के विभाजन का पूरा लाभ उठाने में एक एक कर सभी राज्यों को अंग्रेजों की अधीनता में आने के लिए वह विवश करने लगी थी। अब इसके बाद हम देखेंगे बालाजी बाजीराव द्वितीय का मूल्यांकन किस प्रकार का रहा। तो मूल्यांकन के संदर्भ में समझेंगे पानीपत का जो पराजय हुआ, पराजय का सामना बालाजी बाजीराव द्वितीय बिल्कुल सह नहीं पाए, क्योंकि इस हार का सामना या हार का जो स्थिति था यह नहीं सहन होने के कारण उनका देहांत 23 जून 1761 ईस्वी को हो गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो व्यक्तित्व है वह बिल्कुल ही आकर्षक था। वो एक सफल सैनिक और कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। उनमें कला के प्रति असीम प्रेम था। मराठा शक्ति की जो चरमोन्नति की बात करते हैं कि बाजीराव द्वितीय के समय में बहुत ज्यादा यहाँ पर फुल हुई थी। निजाम को पराजित कर उसके बहुत से प्रदेशों को जो प्रदेश थे वैसे प्रदेशों पर मराठों ने स्वयं अपना अधिकार कर लिया था। कर्नाटक की विजय मराठों ने की थी। मैसूर का शासक उन्हें मोटी रकम देते थे। दक्षिण भारत की बात करेंगे कि दक्षिण भारत की स्थिति में कि मराठों का एकाधिपत्य था। मध्य एवं उत्तर पश्चिम भारत के जो गायकवाड़ होलकर की बात करेंगे या सिंधिया के बिल्कुल हाथों में ही था। उत्तर पूर्व में आप देखेंगे, उत्तर पूर्व में उड़ीसा मराठा साम्राज्य का एक अंग बन गया था और इसके साथ बंगाल और बिहार में मराठा यहाँ चौथ वसूलने का काम किया करते थे। यहाँ इसके बाद आप देखेंगे कि राजपूत और जाट मराठों की शक्ति को जो यह शक्ति थी वह भी इन पेशवाओं से लोहा मानने लगी थी। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है कि मराठा शक्ति का विकास बालाजी बाजीराव द्वितीय के समय में हुआ था, परंतु उस शक्ति का संगठित कर स्थायी रूप प्रदान कर यहाँ बालाजी बाजीराव द्वितीय बिल्कुल असफल महसूस हुए, क्योंकि पेशवा के रहते हुए होलकर और सिंधिया एक दूसरे के विरोधी बन गए थे। और इसके साथ साथ मल्हार और होलकर और निजामुद्दौला के भी साठगांठ होने के साथ यहाँ पेशवा की बात होगा कि पेशवा बिल्कुल असमर्थ रहे। मराठा जो सरदार थे, मराठा सरदार यहाँ उनको दंड देने का पेशवा कामयाब नहीं रहे। अपनी फूट और षड्यंत्र का ताना बना मराठों की शक्ति को एक तरह से गलत दिशा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया, जिसमें पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय मराठों के बीच एकता लाने में बिल्कुल असफल साबित हुए, क्योंकि मराठों के जो व्यवहार से राजपूत और जाट बिल्कुल पहले से ही असंतुष्ट थे। और इस असंतुष्टता के कारण हम यहाँ देखेंगे कि पानीपत के मैदान में पेशवा स्वयं उपस्थित नहीं होकर एक भयंकर भूल कर दिया। और इस भूल का जो पानीपत के पराजय से मराठा शक्ति को गहरा एक तरह से आघात लगा और बाजीराव द्वितीय समय और परिस्थिति के अनुकूल जो समय और यहाँ परिस्थिति था, वैसे समय और परिस्थिति के अनुकूल स्थितियों में मराठों को न तो यहाँ नेतृत्व प्रदान किया गया और न ही उसके विघटन का एक तरह से अंकुश ही लगा पाए। मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ, परंतु वह विघटन का शिकार भी बन गया। इस प्रकार बालाजी बाजीराव द्वितीय कुछ अंश तक मराठा साम्राज्य के विघटन के लिए भी एक तरह से उत्तरदायी माने जा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पेशवा माधवराव नारायण की बात है। तो पेशवा माधवराव नारायण की जो बातें हम करेंगे कि बालाजी बाजीराव द्वितीय के निधन के बाद माधवराव नारायण पेशवा बने। माधवराव नारायण जो थे या माधव नारायण राव एक योग्य व्यक्ति थे। पानीपत के पराजय के बाद मराठों की बिखरी हुई शक्ति को माधवराव ने संगठित करने की कोशिश किया और माधवराव के चाचा जो थे रघुनाथ राव पेशवा के बिल्कुल विरोधी थे। और इस रघुनाथ राव ने हैदराबाद के निजाम के साथ पैड गांव की संधि कर मराठों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया, जिसमें रघुनाथ राव और निजाम की जो सम्मिलित सेना थी, इस सम्मिलित सेना के आक्रमण के कारण माधवराव संधि करने के लिए यहाँ तैयार हुए। और इस संधि करने के तैयार होने के साथ रघुनाथ राव को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया, जिसमें रघुनाथ राव को प्रतिष्ठित करने का परिणाम उल्टा ही निकला। उसे असंतुष्ट मराठा सरदार निजाम के साथ मिल गए और मराठा जो सरदार थे, मराठा सरदारों के सहयोग से आप यहाँ पाएंगे कि निजाम पूना को लूटा और मराठों ने भी हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। 1763 ईस्वी में निजाम पराजित हुआ और माधवराव से संधि करने के लिए विवश भी हो गया। इस विवशता के कारण अब यहाँ संधि के अनुसार जो कहा जाता है कि निजाम पेशवा का जो क्षेत्र था वह लौटा दिए। युद्ध के बाद माधवराव नाना फडणवीस के मुख्य सचिव के रूप में
नियुक्त किए गए और मराठा शक्ति जो थी, मराठा प्रशासन को संगठित कर उसमें नई जान लाने का काम भरपूर प्रयास भी किया। माधवराय की तुलना में छत्रपति शिवाजी के साथ यहाँ हम छत्रपति शिवाजी के साथ की जाती है, जिसमें संगठनकर्ता की दृष्टि से मराठों के बीच दूसरा शिवाजी माने जाते हैं। माधवराव को मैसूर शासक हैदर अली के साथ 1764 ईस्वी में भी युद्ध करनी पड़ी। हैदर अली मालवार के जो मराठे थे वैसे निष्कासित कर दिया था, जिसमें माधवराव की सेना को या जो सेना थी 2 बार हैदर अली युद्ध में पराजित की और उसे बेदनूर में शरण भी लेने के लिए विवश होना पड़ गया, जिसमें हैदर अली को माधवराय की बात अगर हम देखते हैं कि माधवराय के साथ संधि करनी पड़ी झगड़ा दूर करने के उद्देश्य से, हैदर अली को बहुत सुविधा दे दी गई जिसमें हैदर अली से झगड़ा पुनः नहीं हो। बरार की स्थिति देखेंगे कि बरार के जो जानोजी भोसले थे, जानोजी भोसले ने पेशवा माधवराय के विरुद्ध 1765 से 66 ईस्वी में बगावत कर दिया और पेशवा निजाम के साथ मिलकर बरार पर आक्रमण कर दिया, जिसमें जानोजी धन देकर पेशवा के साथ संधि कर लिए और इसके साथ निजाम जो थे, निजाम के उकसाने पर पेशवा जो थे यहाँ निजाम जब उकसाए उसके साथ पेशवा की जो बात आती है, जिसमें माधवराय ने क्या किया कि हैदर अली के क्षेत्र पर ही आक्रमण कर दिया। और इसका जैसे आपको मिलेगा कि माधवराय मैसूर के कई बार या कई क्षेत्रों पर अधिकार कर चुका था। निजाम अंग्रेजों का एक मित्र था और इस मित्रता में जो आरकाट था, आरकाट पर अधिकार करना भी चाहता था। ऐसे स्थिति में हैदर अली मराठों के संघर्ष कर पुनः पराजित भी हुआ और इस पराजय के साथ जो बंगलोर था, बंगलोर पर मराठों का अधिकार हो गया और 1771 ईस्वी में हैदर अली को मराठों के साथ संधि करनी पड़ी और संधि के अनुसार मैसूर का कुछ जो हिस्सा था वो मराठों को देने के लिए विवश भी होना पड़ा। 1767 में रघुनाथ राव जो थे, रघुनाथ राव माधवराव के विरुद्ध पुनः षड्यंत्र का जाल बिछा दिया और इस षड्यंत्र के जाल में यहाँ कह सकते हैं कि माधवराव रघुनाथ राव को 1768 ईस्वी में बंदी बनाकर षड्यंत्र को विफल कर दिया और 1769 ईस्वी में माधवराय जो थे, माधवराय ने उत्तर भारत की और अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें राजपूतों से मराठा जो स्थिति थी, मराठों ने कर वसूल की और भरतपुर के जाठू में को एक तरह से विभाजित करने का भरपूर प्रयास किया, जिसमें सिंधिया और होलकर की सेना ने रुहेलखंड की स्थिति में अर्थात रुहेलखंड पर भी अपना अधिकार जमाने में भरपूर प्रयास किया और अधिकार भी कर लिया। शाह आलम द्वितीय ने मराठों को संरक्षण था वह संरक्षण का देने का स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पेशवा माधवराय के नेतृत्व में मराठे पुनः सक्रिय होकर भारत के राजनीतिक गगन पर छाने का काम किए, परंतु मराठों के दुर्भाग्य से पेशवा माधवराव की मृत्यु नवंबर 1772 ईस्वी में हो गई और जब 1772 में यहाँ माधवराव की जब मृत्यु हो गई तो माधवराव अपने जीवन काल में मराठा संघ को छिन्न भिन्न होने से बिल्कुल रोक नहीं पाए और माधवराय के निधन के बाद पेशवा की शक्ति में निरंतर ह्रास होते चला गया। और यहाँ एक इतिहासकार के द्वारा जो ग्राडप के अनुसार कुछ बातें कही गई है कि पानीपत का युद्ध मराठा साम्राज्य के लिए उतना घातक नहीं हुआ जितना इस श्रेष्ठ पेशवा का जो असामयिक देहावसान हो गया यह उससे ज्यादा घातक साबित हुआ, क्योंकि ऐसे श्रेष्ठ पेशवा अगर रहते तो शायद यह मराठा शक्ति का उत्कर्ष और तेजी से हो जाता या जो खोई हुई प्रतीक्षा थी वह वापस आ जाती, लेकिन इनका असामयिक मृत्यु होना, असामयिक निधन होना ही जो यहाँ मराठा का शक्ति था छिन्न भिन्न होना निश्चित हो गया। फिर आप देखेंगे पेशवा नारायण राव, तो पेशवा नारायण राव जो आए 1772 से लेकर 73 ईस्वी तक रहे, तो माधवराय का भाई जो थे नारायण राव 1772 ईस्वी में पेशवा के पद पर प्रतिष्ठित हुए और नारायण राव बिल्कुल अयोग्य थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि रघुनाथ राव महत्वाकांक्षी था, तो रघुनाथ राय स्वयं पेशवा बनना चाहता था, अतः 1 वर्ष बाद उसने नारायण राव की हत्या कर दिया। स्वयं पेशवा बनने के लिए स्वयं पेशवा की गद्दी पर जाकर आसीन हो गया। पूना के दरबार में नाना फडणवीस ने रघुनाथ राय के विरुद्ध में एक शक्तिशाली दल तैयार कर ली और नाना फडणवीस एक अत्यंत कुशल और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। नाना फडणवीस नारायण राव के जो अल्प वयस्क पुत्र को पेशवा बनाने में सफल रहे और रघुनाथ राव की आशा पर पानी फिर गया। वह भागकर बंबई चला गया और अंग्रेजों से सहायता की मांग की। इस पर या जब अंग्रेजों से सहायता की मांग की तो इस प्रकार प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पे प्रारंभ हुआ और युद्ध में मराठों की पराजय हुई। धीरे धीरे मराठा का सूर्य अस्ताचल की ओर खिसकने लगा और पेशवा की शक्ति बिल्कुल समाप्त होने लगी।
मराठों के इतिहास में पेशवा पद का निर्माण मराठा राजा साहू ने किया था और पेशवा के पद का अधिकार देकर मराठा की बिखरी हुई जो शक्ति थी, शक्ति को एकता के सूत्र में शाहू ने बांधने का भरपूर प्रयास भी किया था। बालाजी बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव द्वितीय और माधवराव प्रतिभा संपन्न पेशवा के रूप में सामने आए। उनके प्रयास के फलस्वरूप मराठा साम्राज्य था भारत की अजय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर पेशवा की धाक जमी रही। दिल्ली की राजनीतिक बागडोर जो था मराठों के हाथ में आ चुकी थी, परंतु कुछ आपसी फूट और कुछ पेशवाओं की जो भूल था, इस भूल के कारण मराठा जो थे वह भारतीय बागडोर से अलग थलग पड़ गए। पानीपत की पराजय मराठों की कमर तोड़ने का काम किया। माधवराव अंतिम पेशवा थे जिन्होंने मराठा संघ को जीवित रखने का प्रयास किया। माधवराव के असामयिक निधन मराठों के लिए एक तरह से वज्रपात माना जा सकता है। उनकी मृत्यु के बाद पेशवा के पद की गाड़िमा समाप्त हो गई और मराठा सरदार जो भी थे वह तितर बितर हो गए। मराठा राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया और उसके साथ ही पेशवा का पद भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस तरह से मराठा शक्ति का आज समापन हो रहा है और पुनः हम अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।